आज हम देखेंगे 9वीं कक्षा का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में भी हमें पढ़ना है ये। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है? नंबर्स के बारे में, अर्थात संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि आखिर संख्याओं को हम किस किस नामों से जानते हैं या कितने तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम में कि नंबर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। यानी पूरे नंबर सिस्टम को अगर हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और दूसरा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यानी कि नंबर को, पूरे नंबर्स को, पूरे संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रियल कहते हैं। रियल नंबर या अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, यानी जो हमारे कल्पनाओं में है, जो वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं है। तो ये जो वास्तविक संख्या है ये हमें क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है। यानी 9th और 10th में बेसिकली हमें पढ़ना है रियल नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर के बारे में हम जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे 11वीं और 12वीं कक्षा में, मतलब इंटर में, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्या? अभी वास्तविक संख्या पद्धति के अंदर हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। और अगर वास्तविक संख्या को भी देखें तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल, और दूसरा होता है अपरिमेय यानी इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या एक ऐसा संख्या है जिसके बारे में हम क्लास 7 से पढ़ना शुरू करते हैं। हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा और अब 9वीं में भी पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमने 7th 8th में पढ़ा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट में यहां देखें तो रैशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वेयर, यानी जहां P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं और Q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होता। यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वह 0 के बराबर नहीं होता। वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो इससे आप भली भांति परिचित हो, आपने पढ़ा है इसके बारे में, प्रश्नों को हल किया है। हमें जो 9th में पढ़ना है बेसिकली वो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। 9th और 10th में हमें रियल नंबर पढ़ना है, जिसमें हम रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे और मुख्यतः जो हमारा जोर दिया गया है इसमें इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या तो पढ़ना ही है, हालांकि हमने इसके बारे में 7वीं और 8वीं कक्षा में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, विस्तृत रूप से जानकारी ली इसके बारे में। परंतु 9वीं और 10वीं कक्षा में हमें इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारा रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा देखेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो वैसे रैशनल नंबर हमें बहुत कम पढ़ना है, तो वैसी चीजों को हम पढ़ेंगे जैसे कि दो रैशनल नंबर के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। तो ये हमें इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका हम
दशमलव में किस तरह से निरूपण करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से परिमेय संख्याओं से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमने 8वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। और फिर देखो बेसिकली हमें 9वीं कक्षा में क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूपांतरण होता है उसके हमें पढ़ना है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का दशमलव में हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपण करते हैं, या फिर एक दशमलव वाली संख्या को हम परिमेय या अपरिमेय में किस तरह से लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। प्रश्न में क्या कह रहा है, -2 तथा 6 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने एक 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं स्थित होती है। यानी आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने संख्याएं उन दोनों के बीच में हो सकती है। यहां तक कि अगर हमसे कहा जाए कि 1 और 2 में, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे अगर हम देखने में लगे तो बोले सर इसमें तो एक भी संख्या नहीं है। 1 और 2 के बीच में 1 के बाद 2 आता है संख्या गिनते हैं तो। परंतु अगर देखा जाए तो 1 और 2 के बीच अगर परिमेय संख्या की बात की जाए, रैशनल नंबर्स की बात की जाए, तो यहां पे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, अनंत रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली पढ़ना है कि आखिर दो संख्याओं के बीच में अगर हमें ज्ञात करना हो परिमेय संख्याओं की संख्या तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने क्लास 8वीं में भी पढ़ा था किस तरह से करते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, -2 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो जब भी दो परिमेय संख्या दिया रहेगा हम मान लेते हैं x और y, यानी जब भी x और y के बीच में अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग करके और 2 से भाग करते जाओ तो उनके बीच का संख्या प्राप्त होते जाएगा। जैसे यहां देखो प्रश्न में क्या है, -2 और 6, तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं x तथा y के बीच x + y/2 एक परिमेय संख्या होती है। अतः यदि x छोटा होगा y से, यदि x <y होगा तो x और y के बीच में जो संख्या लाई करेगा, जो अस्तित्व होगा वह x + y/2 होगा। अब यहां चूंकि x यहां पे हम -2 को लेते हैं और y 6 को लेते हैं, तो अतः -2 तथा 6 के बीच में क्या हो जाएगा, -2 + 6/2। अब 6 में से 2 गया 4, 4/2 करेंगे तो 2, यानी 2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि 2 जो है वो स्थित है -2 और 6 के बीच में। अब अगर मान लो यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता था कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने भी क्या देखा, -2, 2 और 6, इस तरह से नंबर ज्ञात हुआ। अब अगर इसी के बीच में एक और पूछेगा तो हम इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 2 + 6/2, यानी 6 और 2 8/2, यानी कि 4। तो यानी 4 भी इसके बीच में लाई करेगा, यानी ये दो संख्या जो है -2 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से हम अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो दशमलव में भी क्यों ना है। अगर मान लो यहां लिख सकते हैं 2.5, तो 2.5 भी इनके बीच में क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10, 5 दूनी 10, 5 25, तो 5/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम इनके बीच में लाई कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, -3/11 तथा 8/11 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -3/11 तथा 8/11 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अब 10 संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि -3 और ये +8 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती है, -3 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी यहां पे। तो देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी संख्याएं क्या है, जो हम कह सकते हैं इसे पूर्णांक है, जो इनके बीच में स्थित है। अब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हमसे 10 पूछे गए हैं। तो अगर हम इनका सभी में जो हर है अगर 11 कर दें तो -3/11 के बीच में -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, इस तरह से 8/11 तक हम लिख देंगे।
तो अतः -3/11 तथा 8/11 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 7/11 तक कुल 10 संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याएं के बीच में 4, 5, 6, 10 इत्यादि संख्याओं हम ज्ञात कर सकते हैं। हम 10वीं कक्षा में फिर इसके और विस्तृत रूप पढ़ेंगे कि यदि दो संख्याओं के बीच में हमें 100 संख्याएं निकालनी होगी, 1000 संख्याएं निकालनी होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये अभी हमें आगे भी पढ़ना है, परंतु अभी के लिए हम 9वीं कक्षा के लिए इतना काफी है, क्योंकि हमें बेसिकली ये जानना था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्याएं ज्ञात करने होंगे तो फॉर्मूला क्या लगाना है, x + y/2, जहां x छोटी वाली परिमेय संख्या है और y बड़ी वाली परिमेय संख्या है। आगे हम देखेंगे हमें जो पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या देखना है हमें कि यदि कोई परिमेय संख्या जैसे 1/2 अर्थात 1/2 अगर दिया गया है और हमें इसे दशमलव में करना है, तो क्या करते हैं हम जनरली, हम 2 से 1 को भाग करते हैं और इसे हम दशमलव में निरूपण करते हैं। जैसे अब यहां 1 नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 × 10, तो ये क्या हो गया, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। उसी तरह अगर रहा 24/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से हम 24 को भाग करते हैं, 5 चौके 20, 4 बच गया। अब 5 से 4 नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव, 0 उतरेगा इसके बदले, फिर 5 × 8 = 40। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 24/5 को क्या ले सकते हैं हम, 4.8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम दशमलव निरूपण करते हैं। तो अब देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसमें। तो देखो, जैसे प्रश्न दिया गया है 7/8 को दीर्घ भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि 7/8 को यानी 7/8 को हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से दीर्घ विभाजन विधि द्वारा दशमलव में निरूपण करना है। तो चूंकि 7/8 को जब हम डिवाइड देंगे तो 8 से हमेशा हर से क्या करते हैं, अंश को भाग देते हैं। तो 8 से 7 को जब देंगे तो चूंकि 8 से 7 छोटा है तो हम यहां पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब यहां 0 आ गया तो 8 × 8 = 64, 10 में 4 गया 6, फिर 0 आएगा, क्योंकि एक बार अगर आप दशमलव दे देते हो तो फिर उसके बाद 0 देते जाओ। तो ये 0 आ गया, फिर 8 × 7 = 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 दिए, 8 × 5 = 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 0.875, यानी अतः 7/8 को हम क्या ले सकते हैं, 0.875। तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8/3 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए, यानी 8/3 का हम क्या करेंगे, दशमलव निरूपण करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 8 में, तो दीर्घ भाग विधि का उपयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है, अर्थात 3 से जब 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 जब लगाएंगे तो 3 × 6 = 18, 20 में से 18 गया 2, फिर वही बात आ गई 0, तो 3 × 6 = 18। इस तरह से ये लगते चला जाएगा और 6 × 6 = 6 लगते, क्योंकि हर बार 2 2 आते जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 8/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2.66666। ये 6 6 6 चलते चला जा रहा है, यानी कि ये डिवाइड जो है कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2.6 और ऊपर में दे देते हैं एक दंड। ये दंड निरूपण करता है कि पॉइंट के बाद 6 जो है वो 6 6 6 6 आते जा रहा है, क्योंकि यहां पे ये समाप्त भाग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं, देखो जो पूरी तरह से भाग हो जाए, अगर यहां रहता सिर्फ 2.6 पे खत्म हो जाता अगर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव बोलते हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। परंतु अगर यह समाप्त नहीं हो, यानी 2.6 के ऊपर ऐसे दंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया अशांत, अशांत दशमलव।
यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी जिसकी समाप्ति नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हम भाग देते हैं तो उसे दो भागों में रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब देखेंगे इसके बाद कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का m/n के रूप की परिमेय संख्याओं में परिवर्तन, यानी कि यदि हमें दशमलव संख्या दिए गए हों तो उसको हम m/n में या p/q के रूप में किस तरह से निरूपण करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि यदि कोई संख्या में p/q के रूप में दिया गया हो तो उसे दशमलव में कैसे करते हैं, परंतु यहां पर अगर दशमलव में ही दिया गया हो तो बेसिकली हम उसे m/n के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित तौर पे एक ना एक प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि एक परिमेय संख्या को या तो शांत, अभी मैंने बताया टर्मिनेटिंग दशमलव, या अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप अशांत भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस भाग में हम इसकी व्युत्क्रम प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, अर्थात कैसे एक दी गई दशमलव संख्या को इसके तुल्य p/q के रूप की परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। यानी जिस तरह से पिछले भाग में हमने क्या देखा था, पिछले पार्ट में, कि किसी p/q संख्या को दशमलव में कैसे निरूपण करेंगे, चाहे वह शांत दशमलव हो या अनवसानी आवर्ती डेसिमल हो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अब हम इसका व्युत्क्रम पढ़ेंगे, व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा पढ़ेंगे इसका, यानी अब हमें दशमलव दिया रहेगा और हमें उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा। तो हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला, जब दी गई दशमलव संख्या शांत प्रकृति की हो, यानी कि टर्मिनेटिंग हो, जब दशमलव, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कि जब दशमलव जो दिया गया है हमारा वह शांत दशमलव हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, और दूसरा, जब दशमलव निरूपण अनवसानी आवृत्ति प्रकृति के हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, तो कैसे हम उसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि शांत दशमलव दिया गया हो तो उसको हम p/q के रूप में किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 0.15, दूसरा है 0.675 और तीसरा 0.00026। अब देखो 0.15 को हम लिख सकते हैं 15 बटे पॉइंट के लिए नीचे 1 लाते हैं, फिर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य बैठाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 बटे 100। तो ये 0.15 को क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 100। अब यहां पे जो कॉमन होगा अंश तथा हर दोनों में, उससे हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो देखो सिंपली यहां देखेंगे, 5 से 5 या 15, 5 से 20 बार में कटेगा, तो 15 को भी 5 से भाग देंगे, 100 को भी 5 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.15 को 3/20 के रूप में हम लिख सकते हैं। दूसरा है फिर 0.675, तो 0.675 को हम कैसे लिखेंगे, 675/1000, क्योंकि 675 और पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे। फिर देखो 25 से कटेगा, 25 से कटेगा कितना बार में, 27 बार में, और 25 चौके 100, 40 बार में, यानी 27/40 क्या हो जाएगा, दूसरे का उत्तर। तीसरा क्या है हमारा 0.00026, तो देखो 0.00026, तो 26 है और इसके बाद पॉइंट के लिए 1 और इसके बाद कितने अंक, 5 अंक, तो 5 शून्य लगा देंगे। अब यदि हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, यहां पे डिवाइड का चिन्ह है, दोनों को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 26 को 2 करेंगे तो 13, और ये जब 10 यानी 1 लाख को 2 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, यानी कि 13/50,000 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से जो भी शांत दशमलव रहेंगे तो उसे हम इसी तरह से क्या करते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे कि क्या कह रहा है इसमें, यदि हमारा अशांत दशमलव हो, यानी कि जो शांत नहीं हो, यानी जो टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, तो उसे हम कैसे p/q के रूप में बदलेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में दिखाइए। अब देखो यहां क्या दिया, 0.1 और 1 के ऊपर दंड लगा हुआ है, तो इसका हम कैसे निरूपण करेंगे। तो माना कि x बराबर हम क्या ले लेंगे, x बराबर 0.1। अब ये 1 के ऊपर जो दंड है इसका मतलब क्या होगा,
0.1111 इस तरह से चलते जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0.1111 डॉट 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 इस तरह चलते जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे दशमलव को उधर ले जाना है, तो क्या करेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करो, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा दशमलव 10 से गुना करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, यानी 1.1111। अब जब इस तरह से आ जाएगा तो इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से x गया तो 9x और 1.1111 और 0.11 घटाने पे 1 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/9। x बराबर 1/9 और ये x क्या था 0.1 का दंड था, तो यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। 0.1 के ऊपर अगर दंड रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा 1/9। ठीक उसी प्रकार से दूसरा दिया गया है 0.2 के ऊपर दंड है, तो हम फिर उसी तरह करेंगे x बराबर 0.2 के ऊपर दंड। अब x बराबर 2 के ऊपर दंड था तो 0.2222, जिसके ऊपर बार रहेगा, जिसके ऊपर रेकरिंग रहेगा या दंड रहेगा, हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10x और इसको इधर करेंगे तो दशमलव 1 आगे बढ़ जाएगा, 2.222 चल जाएगा। फिर इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9x और 2.2222 और 0.22 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2/9। x बराबर 2/9 हो जाएगा। अतः हम 0.2 के ऊपर जो रेकरिंग था या दंड था इसको हम किस तरह से निरूपण कर सकते हैं, 2/9 के रूप में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। अब ठीक उसी प्रकार से एक और प्रश्न है, 0.001 के ऊपर दंड है, परंतु यहां पर दंड किसी एक संख्या पे नहीं है परंतु 3 संख्या पे, 1 0 0 पे, यानी 3 संख्याओं पे दंड है। इसको हमें सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मानेंगे x बराबर, हमने ये मान लिया जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने माना था कि x बराबर जो दिया हुआ उसे मान लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, x बराबर 0. जितने संख्याओं पे दंड है उसको हम बढ़ा के लिखेंगे, यानी 001 तो 001 लिखा, फिर 001, फिर 001, क्योंकि तीनों पे दंड है तो तीनों को हम रिपीट कर रहे हैं। अब यहां देखेंगे कि देखो कितने बार हम गुना करेंगे, 1 2 3, तो फिर 001 आ जाएगा। तो अगर हम करते हैं, मान लो 10 से करेंगे, अगर हम 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01001, तो ये यहां पे जो पेयरिंग है ये गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जितने अंकों के बाद फिर से वह नंबर रिपीट होगा उतना से हम गुना करेंगे। तो देखो 1 2 3 के बाद यहां पॉइंट आएगा तो 001 फिर आ जाएगा, तो यहां इसलिए हम 1000 से गुना करेंगे, या ऐसे भी कर सकते, तो जितने अंकों के ऊपर इसका दंड है उतने अंकों से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 था तो 3 0 से अर्थात 1000 से गुना करेंगे। 1000x बराबर जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.001 डॉट 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 चला जाएगा। अब इसको घटाएंगे 2 में से 1 को, यानी इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, इसे समीकरण 2 मान लिया, तो 2 में से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा, 1000 में से 1 जाएगा तो 999, यानी 999 x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं। अतः 0.001 के ऊपर दंड रहेगा तो उसे हम इस तरह से निरूपण कर सकते हैं। तो अब उपरोक्त उदाहरण से हमने क्या देखा कि एक शुद्ध आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है, जहां पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, अंक का पुनरावृत्ति हो रही हो, उसको p/q के रूप में परिमेय संख्या में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित नियम प्राप्त होता है। क्या है, पहला, अंश में बिना दशमलव बिंदु के संख्या लिखिए, यानी वैसे संख्या अंश का जिसमें क्या है, बिना दशमलव वाले संख्या को हम लिखेंगे। जैसे मान लो 0.6 था तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 को लिखेंगे, मतलब बिना दशमलव वाले, है ना। हर में उतने ही 9 लिखिए जितनी की संख्या में आवर्ती अंक है, यानी कि जितने संख्या में आवर्ती अंक हैं, यानी जितने पे आवर्ती हो रही है, जितना रिपीटिशन हो रहा है, उतने संख्या पे हम 9 लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे 6/9, क्योंकि एक ही डिजिट पे यहां पे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.3 रहेगा। तो पहले बिना
दशमलव वाला लिखेंगे उदाहरण के रूप में 3 ले लिया हमने, और यहां पे चूंकि एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है इसलिए हमने 1/9 लिख दिया, तो 3/9। अब इसे काट के हम सरलतम लिख सकते हैं 1/3। फिर 0.23 है तो 23 लिख दिया हमने, और चूंकि 2 अंकों पर रिपीटिशन हो रहा है तो हम इन्हें 99 लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 23/99। फिर देखो तीसरा है 0.745। अब 0.745 में हम पहले नंबर को लिखेंगे 745। अब यहां पे 3 अंकों पर रिपीटिशन हो रहा है, यानी 3 अंकों पर दंड खींची हुई है, तो हम 3 बार 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी जो आवृत्ति वाली डेसिमल होगी, जो दशमलव होगी, उसे हम p/q के रूप में इस तरह से भी, अगर मान लो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे तो हम आसानी से डायरेक्ट इसे हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक मिश्रित आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 4.32 के ऊपर 2 के ऊपर दिया गया है हमें दंड, यानी अब यहां पे सभी अंकों पे दंड नहीं है, कुछ है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं मिश्रित आवर्ती, यानी मिश्रित आवर्ती दशमलव जो रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो प्रोसेस वही है, माना x बराबर 4.32 और 2 के ऊपर क्या है दंड है। अब हम क्या करेंगे, पहले 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 43.22 के ऊपर दंड। अब हम इसे लिख सकते हैं 10x बराबर 43 प्लस 0.2 2 के ऊपर दशमलव, ऐसा लिख सकते हैं, 2 के ऊपर दंड है ये। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर चलेंगे 10x बराबर, अब देखो इसे हमने लिखना सीख चुका है, 0.2 रहेगा तो 2 और जितने अंकों पे रेकरिंग है, जितने अंकों पे आवर्ती का चिन्ह है उतना 9 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9, तो यानी 10x बराबर 43 प्लस 2/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने सीखा इसे कि अगर 0.2 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, यानी कि दंड का चिन्ह रहेगा, तो 2 और जितने पे रहेगा उतना 9 लिख देते हैं, तो हम 0.2 लिख सकते हैं 2/9। अर्थात अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, लसअ ले लेंगे, तो 9 और 1 का लसअ 9 हो जाएगा, 1 9 9, तो 43 को 9 से गुना करेंगे प्लस 2, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 387 प्लस 2/9, अर्थात 10x बराबर 389/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 389/90 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो मिश्रित आवर्ती रहेगा उसे हम इस तरह से करते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है दूसरा 15.712। अब यहां पे 1 और 2 दोनों पे रेकरिंग है, यानी 1 और 2 पे, तो इसे कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। दूसरे में प्रश्न कह रहा है हमारा 15.712, यानी कि जो मिश्रित आवर्ती है इसे हम कैसे निरूपण करेंगे p/q के रूप में। तो देखेंगे यहां पे माना x बराबर 15.712 और जहां पे 1 और 2 पे क्या है हमारा दंड है, तो फिर हम 10 से गुना करेंगे, 10x बराबर 157.12। अब देखो यहां पे जब हमने गुना किया 10 से, तो ये क्या आ गया 1 2 के ऊपर रेकरिंग है, और हमने पढ़ा है अभी क्या, अगर 1 2 के ऊपर रेकरिंग है 0.12, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 12/99 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों पे अगर रिपीटिशन हो रहा है तो 2 बार 9 लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10x बराबर 157 प्लस 0.12 और 10x बराबर 157 प्लस 12/99। कैसे आया, समझ में आया, हमने पढ़ा था कि जितने अंकों पे रिपीटिशन है, जितने अंकों पर आवृत्ति हो रही है, उतना हम 9 नीचे लिखते हैं हर में, और बिना दशमलव वाले संख्या को ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया 12/99, यानी 10x बराबर 157 प्लस 4/33, ये कट जाएगा, 4 तिया 12 और सॉरी 3 से 3 चौके 12 और 3 से 33 बार में, तो 4/33 हो गया ये, यानी 10x बराबर, अब इसका लसा लेंगे तो इससे हल करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 5185/33 और x बराबर क्या हो जाएगा 5185/30। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर, यानी कि p/q के रूप में हम इस तरह से निरूपण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी संख्या का दशमलव निरूपण निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकता है। या तो उस दशमलव को हम शांत कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी हमने भाग दिया और दशमलव कुछ अंकों के बाद जाकर के डिवाइड होना बंद हो गया, तो क्या हो गया शांत। दूसरा है अनवसानी परंतु आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी जो शांत नहीं होगा
परंतु आवर्ती होगा। यानी सेम डिजिट क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, सेम अंक बार बार आते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग। जैसे में देखो 0.6666 ये क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, यानी शांत नहीं है, परंतु आवृत्ति हो रही है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर सिर्फ 0.6 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर हमने सिर्फ 0.6 लिखा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है, परंतु अगर 0.666 डॉट 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 इस तरह लिख दिया या 0.6 के ऊपर ऐसे दंड लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन ये रिपीट होता है, यानी कि क्या हो रहा है, ये एक ही अंक बार बार इसके आते जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी परंतु आवर्ती। तीसरा है अनवसानी तथा अनावर्ती, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अब यहां से भी हम सीखेंगे कि नंबर को किस तरह से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आधार पे बांटते हैं। तो पहला जो दोनों टाइप हो जाता है हमारा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। यानी पहला और दूसरा कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और तीसरा जो ये कैटेगरी हो गया, इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? यानी कि हम अगर संख्याओं की यहां बात करें तो डेसिमल जो होते हैं, जो दशमलव होते हैं, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। दशमलव को, दशमलव संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा शांत यानी टर्मिनेटिंग, और दूसरा हो गया अशांत, या इसे बोलेंगे अनवसानी। अब शांत तो ये तो फिक्स है, शांत हो गया, तो ये क्या है, हमारा परिमेय है। परंतु अशांत में भी दो तरह के होते हैं, एक आवर्ती वाली और एक अनावर्ती वाली। यानी अगर आवर्ती होगी तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा, लेकिन अगर अनावर्ती होगी, अगर अनावर्ती होगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय, अपरिमेय। तो इस तरह से भी हम संख्याओं का विभाजन करते हैं दशमलव के आधार पे, कि दशमलव दो तरह के होते हैं, शांत अथवा अशांत। शांत दशमलव परिमेय संख्या होते हैं, अशांत भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। यानी अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा, तो अगर ये दोनों कैटेगरी होता है तो ये कहां चला जाएगा, परिमेय में। लेकिन अगर ये दोनों होगा, अशांत और अनावर्ती, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय में हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम संख्याओं का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। इसे क्या कहेंगे, देखो तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वह पढ़ा हमने परिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएं। तो जैसा कि हमने देखा कि यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और साथ ही साथ अगर वो नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अनवसानी तथा अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अभी मैंने बताया कि वे संख्याओं का दशमलव निरूपण यदि क्या होगा, अनवसानी होगा यानी अशांत होगा, और साथ ही साथ अनावर्ती होगा, रिपीट भी नहीं करेगा, तो वैसे डेसिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। अब इसमें हमने देखा है कि शांत दशमलव निरूपण अथवा अनवसानी आवर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा दशमलव में यदि टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत दशमलव होगा, तो उसे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अथवा अशांत होगा और आवृत्ति होगी तो उसे भी हम लिख सकते हैं। परंतु जो अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा, उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त
नहीं कर सकते हैं। अगला है कि सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो √2 वाले संख्याएं होते हैं वह एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो, यदि संभव है तो हम क्या करेंगे, मान लें कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, अगर संभव हो सके तो यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस तरह लिखते हैं, p/q के रूप में। तो अगर हमने √2 को परिमेय संख्या माना है तो √2 को हम p/q लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में होता है, तो इसका मतलब √2 को हम p/q के बराबर मान लिया, जहां p तथा q पूर्णांक है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और q 0 के बराबर नहीं है। जैसा कि हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा था वैसा हमने यहां पे एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। अब जब हमने मान लिया इसे p/q के रूप में, तो अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q था और यहां पे हमने वर्ग किया तो क्या आ गया, 2 बराबर p²/q²। यानी कि जब 2 बराबर p²/q² आ गया तो अब देखो ये q² जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2q²। यानी कि p² बराबर क्या हो जाएगा, 2q²। अब चूंकि p² बराबर 2 गुने q² है, अब 2 कोई संख्या में अगर गुना हो तो इसका मतलब क्या है, वह सम संख्या है। तो देखो ये सम संख्या यानी p² क्या है, एक सम पूर्णांक होगा, तो p² एक सम पूर्णांक है। अब जब p² एक सम पूर्णांक होगा तो p भी क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा, क्योंकि एक सम पूर्णांक का वर्ग हमेशा सम ही होता है। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक है। अच्छा, जब p एक सम पूर्णांक है तो हमने मान लिया कि p बराबर 2m। अब देखो यदि p सम नहीं है तो p बराबर 2m+1, p² बराबर 2m+1 का होल स्क्वायर, 4m² + 4m+1 जो कि विषम है, यह इस तथ्य का विरोध करता है कि p² सम है। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या मान लिया, p एक सम पूर्णांक है, क्योंकि p² जब सम होगा तो p भी क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। तो p बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, हमने p के बराबर क्या मान लिया, 2m के रूप में मान लिया, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 4m²। अब p² बराबर कितना आ गया था, 2q², तो 2q² बराबर 4m²। ठीक है, यानी कि ये 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो q² बराबर 2m² आ गया। देखो फिर वही स्थिति आ गई, यहां पे आया था p² बराबर 2q², यहां आ गया q² बराबर 2m²। अब चूंकि ये 2 गुना m² है, इसका मतलब q² क्या है, एक सम पूर्णांक है। q² एक सम पूर्णांक है तो q भी क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक होगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, हमने क्या बताया कि p एक सम पूर्णांक है, q भी एक सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक है, इसका मतलब दोनों जब सम पूर्णांक है तो निश्चित तौर से वह किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगा, है ना। तो अतः p तथा q दोनों सम पूर्णांक हैं और इस कारण इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब सम पूर्णांक है तो 2 से तो फिक्स से कटेगा, क्योंकि सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित होती है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि p तथा q को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना था, √2 बराबर p/q, जहां p और q एक ऐसे पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां पे क्या निकल गया, p और q दोनों सम पूर्णांक हैं, और यदि सम पूर्णांक हैं तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, जो कि हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है ये। इसका मतलब ये हो गया, अतः हमारा मानना क्या था, गलत था, तो अतः √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। और यहां पे चूंकि √2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है।